नमस्कार छात्र छात्राओं, द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम द्वितीय यूनिट में मिस्र का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने मिस्र की जनसंख्या पर चर्चा की। आज हम मिस्र के प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर प्राकृतिक वनस्पति और खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात हम प्राकृतिक संसाधनों की कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जो प्राकृतिक वनस्पति मिस्र में है, बार बार हम जलवायु की चर्चा, धरातल की चर्चा में ये बताते ही जा रहे हैं कि मिस्र एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और सहारा मरुस्थल का ही एक विस्तार है। ऐसी स्थिति में वनस्पति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पश्चिम जो भाग है मिस्र का, वो पूर्ण रूप से रेगिस्तान है और वहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं जिन्हें अर्क कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं उगती है। जो कुछ मरुद्यान है वहाँ पर, खरगा, सीवा और ढकाला, 3 बड़े मरुद्यान है वहाँ पर। उनमें कुछ वनस्पति आपको देखने को मिलती है, जो विशेषकर आपको खजूर होती है, और सीवा में आपको कुछ जैतून के पेड़ भी मिल जाएंगे। वनस्पति का जो केंद्रीकरण है वो मूल रूप से नील नदी के आसपास और डेल्टाई क्षेत्रों में है। जो तट है भूमध्य सागरीय तट, वहाँ पर भी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण जहाँ ठीक वर्षा होती है, वहाँ भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है, विशेषकर फलदार, जो खट्टे फलदार पेड़ जो है वो और जैतून आपको विशेषकर मिल जाता है। बाकी किसी भी प्रकार की वनस्पति पूरे मिस्र में नहीं देखने को मिलती है। जो कुछ वनस्पति है वो कटेली झाड़ियों के रूप में ही मिलती है। अधिकतर लगभग शून्य वर्षा प्राप्त करता है मरुस्थल, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वनस्पति का अभाव देखा जाता है। तो अगर हम वनस्पति की चर्चा करते हैं तो यह विशेषकर हमें ध्यान देना है कि यहाँ मूल रूप से ताम्रिक, बबूल और निशान, इस तरह के पेड़ मिलते हैं जिनके अंदर मूल रूप से कंटीली झाड़ियाँ ही मानी जाती हैं। यहाँ जो पूरा क्षेत्र है वो रेगिस्तानी और सूखा है। खजूर यहाँ का मूल वृक्ष है और यहाँ खजूर मूल रूप से मिलता है। मरुद्यानों, डेल्टा और घाटी को छोड़ के कहीं भी वनस्पति का लगभग अभाव ही पाया जाता है। कुछ जो लकड़ी है वो उत्तरी जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय तट का, वहीं देखने को मिलती है। तो कुछ छुटकर वनस्पति के अलावा पूर्ण जो आपका जो मिस्र है वो लगभग वनस्पति विहीन है, तो इसलिए वनस्पति पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं खनिज संसाधन की इस दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न मिस्र नहीं है और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से वहाँ ज़्यादा कुछ खनिज संसाधनों का एक्सप्लोरेशन भी नहीं हो पाया है। वहाँ जो एक मूल संसाधन जो ज़्यादा चर्चा में आ गया है और ज़्यादा उपलब्धता आ गई है वो है खनिज तेल की। खनिज तेल वहाँ पर स्वेज के क्षेत्रों में, आपके नील के डेल्टा प्रदेश के अंदर और लाल सागर तट में सिनाई प्रायद्वीप में कुछ मात्रा में तेल निकल रहा है। और अब वैसे 19वीं शताब्दी के अंत में ही इसका प्रारंभ हो गया था खुदाई का, मगर पिछले जो 50-60 साल है उसमें ही अधिक तेल शोधन प्रारंभ हुआ है और कुछ तेल शोधन संयंत्र भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में मिस्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है अपने घरेलू उत्पादन से, और कुछ मात्रा में वो ईंधन को निर्यात भी कर पाता है। तो इससे संबंधित तेल की जो उपलब्धता है वो वहाँ पर हो चुकी है। तो एक जो महत्वपूर्ण खनिज जो उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम आता है वो है खनिज तेल, जिसका सिनाई प्रायद्वीप, आपकी लाल सागर का तट और डेल्टा, इसमें आपको कुछ मात्रा में मिलता है। लीबिया के पास, लीबिया की जो सीमा है पश्चिमी, वहाँ पर भी तेल के भंडार मिलेंगे और वहाँ पर तेल का शोधन किया जा रहा है। तो इस तरह से 1908 में यहाँ गमासन में पहला तेल कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया और तभी से धीरे धीरे यहाँ पर तेल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और लगातार तेल के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो उसमें सिनाई प्रायद्वीप, पश्चिम का मरुस्थल जो लीबिया तट का क्षेत्र है, लीबिया का सीमा क्षेत्र है, स्वेज का खाड़ी क्षेत्र, और आपका कुछ मात्रा में लाल सागर तट का क्षेत्र भी इसके अंदर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तेल के बाद अगला जो खनिज जो इसी के साथ जुड़ता है प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस भी कुछ मात्रा में यहाँ पर मिलती है। वही स्वेज का खाड़ी क्षेत्र, आबू कीर का क्षेत्र जो सिकंदर या बंदरगाह यानी डेल्टा क्षेत्र के पास आता है, आबू एक घराने का क्षेत्र जो काहिरा, वही आपका फिर से डेल्टा क्षेत्र बन जाता है, उसी के पास बनता है। यहाँ पर आपको 3-4 क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हो रही है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ पर
उपलब्ध है और वो निकाली भी जा रही है और विशेष इसका महत्व भी वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर है। इसके अतिरिक्त सोना वहाँ पर उत्पादित किया जा रहा था, परंतु अब लगभग उसकी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है और अब कोई विशेष सोने के भंडार मिस्र में उपलब्ध नहीं है। एक मैंगनीज के भी कुछ निम्न कोटि के भंडार वहाँ देखने को मिलते हैं, जो आपका सिनाई प्रायद्वीप और अबू जनीमा क्षेत्र के अंदर निम्न कोटि का आपको मैंगनीज देखने को मिलता है। जो एक और महत्वपूर्ण खनिज है जिसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को शुरू से आधार दिया और आज भी उस अर्थव्यवस्था को आधार दे रहा है, वही सोडियम और नमक। सोडियम और नमक प्राकृतिक रूप से बनने का कारण वहाँ की जलवायु है, जहाँ पर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर प्राकृतिक रूप से बने हुए निम्न क्षेत्र हैं। आपको ये बता दें, प्रथम वर्ष में हमने आपको बताया था कि जो वायु का जो अपरदन होता है, शुष्क क्षेत्र में जो वायु का अपरदन होता है वो उड़ान के रूप में होता है, यानी वो नीचे धीरे धीरे घिसकर धरातल की जो ऊपरी परत है उसको उड़ाती रहती है और वहाँ से हटाती रहती है। इस तरह से प्राकृतिक धसाव बन जाते हैं और वो धसाव कई बार समुद्र तल से भी नीचे तल तक पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत जो निम्न धसाव बनते हैं वहाँ वर्षा का जल भर जाता है और क्योंकि वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर नमक के संकेंद्रण बनने लगते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण में खनिज लवण नहीं उड़ते हैं, सिर्फ पानी ही उड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्टिजियन जो बेसिन है, आर्टिजियन बेसिन एक बहुत बड़ा अपवाही बेसिन है। अपवाही जैसा मैंने आपको कहा, हवा द्वारा जो अपरदन होता है उस अपरदन में जो धसाव बनते हैं वो अपवाही बेसिन कहलाते हैं। तो आर्टिजियन के जो अपवाही बेसिन है उसके अंदर वादी नॉट्रन में एक बनता है नमक का क्षेत्र, जो वहाँ की काहिरा और सिकंदरिया के पास भी जो धसाई क्षेत्र है वहाँ पर भी नमक का प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है। तो सोडियम और नमक वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत लंबे समय से, सदियों से वहाँ की अर्थव्यवस्था को आधार देते रहे हैं। फॉस्फेट भी एक महत्वपूर्ण खनिज है जो वहाँ पर तेल के बाद दूसरा बड़ा खनिज है फॉस्फेट, जो वहाँ पर निकाला जा रहा है। लोहे का उत्पादन भी कुछ पैमाने पर किया जाता है और अस्वान जो क्षेत्र है वो अस्वान क्षेत्र बड़ा क्षेत्र माना जाता है लोहे के उत्पादन में। तो इस तरह से कुछ खनिज वहाँ पर उपलब्ध है। चूरा पत्थर, इमारती पत्थर, बालू का पत्थर, ग्रेफाइट, क्रोम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, टॉल, गेरियम, ये सब भी वहाँ पर गौण रूप से प्राप्त होते हैं और इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये सब हमने देखा कि कुछ चंद ही खनिज है, बहुत ज़्यादा लौह और धात्विक खनिज वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था को आधार मिला है। फॉस्फेट और सोडियम को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई विशेष खनिज वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ की अर्थव्यवस्था को आधार देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लगभग अभाव है और ऐसी स्थिति में नील नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा कृषि करने के अलावा उनके पास और कोई संभावनाएं नहीं बचती, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम औद्योगिकरण करते हैं, औद्योगिक स्थिति यूनिट्स की स्थापना करते हैं, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, या तो प्राकृतिक वनस्पति हमारे पास होनी चाहिए या खनिज हमारे पास होने चाहिए, जिनका संग्रहण करके हम उद्योगों की स्थापना करके मूल उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। परंतु इन दोनों ही चीज़ों का पूर्ण तरह से पूर्णतः अभाव नहीं कहें तो भी काफ़ी अभाव है और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक वनस्पति और खनिजों के न होने पर उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और निरंतर बढ़ती करती हुई जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या मिस्र में देखने को मिलती है। तो ये हमने आज चर्चा करी मिस्र के कुछ बिंदुओं पर। इसके बाद अगली कक्षा में हम जो चर्चा करेंगे वो मिस्र में जो अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि, उस पर चर्चा करेंगे। और जब हम कृषि पर चर्चा करेंगे तो हम आवश्यक रूप से नील नदी पर भी चर्चा करेंगे, और जब हम नील नदी पर चर्चा करेंगे तो नील नदी में बनी हुई बड़ी बांध परियोजना, अस्वान बांध परियोजना पर भी चर्चा करेंगे। तो अस्वान, नील नदी और कृषि, इन तीनों की चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। और लगभग एक दो कक्षाएं और होंगी आपकी मिस्र के बारे में और फिर ये यूनिट समाप्त।